तो बेटा आज के क्लास में हम लोग अपना अकाउंटेंसी 12th का चैप्टर डिजुलेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इसी को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे बेटा। अब से पहले हम लोगों ने डिजुलेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म की जितनी भी एंट्रीज थी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट थी बेटा, उसके सारे केस हम लोगों ने फिनिश कर लिए हैं। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बेटा वो कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो हम लोगों को डिजुलेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में बनाने पड़ते हैं और उनके क्या क्या फॉर्मेट है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी बेटा इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आती है बेटा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो टाइम खराब ना करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बेटा जब हम लोग डिजुलेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इनके अकाउंट्स की बात करते हैं तो मेनली इसमें बेटा हम लोग 3 अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, पहला है आपका रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा है बेटा आपका कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, ये 3 अकाउंट तो बेटा हमेशा आपको बनाने ही बनाने हैं। इसके अलावा 2 अकाउंट और आप बना सकते हो इफ दीज रिक्वायर्ड। तो इसमें पहला होता है बेटा पार्टनर्स लोन अकाउंट, और दूसरा होता है लोन गिवन टू पार्टनर अकाउंट। ठीक है, तो 90% हम लोगों को जो बनाने हैं वो ये 3 अकाउंट बनाने हैं, बट अगर इनके बारे में लिखा है तो आपको ये अकाउंट भी बनाने पड़ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम समझते हैं कि हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। बाय नेचर रियलाइजेशन अकाउंट बेटा एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब है कि एट द टाइम ऑफ डिजुलेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, डिजुलेशन से फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है बेटा रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट की क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट साइड में फर्म के सारे खर्चे और लॉस लिखेंगे बेटा, और क्रेडिट साइड में हम सारी इनकम और गेन्स लिखेंगे। तो देखते हैं बेटा इसके फॉर्मेट में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है बेटा, जो हमारी फर्म है जिस डेट पे वो डिसॉल्व हो रही है उस डेट पे उस फर्म की आपको बैलेंस शीट गिवन होती है जिसकी राइट हैंड साइड में एसेट्स और लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज गिवन है। तो सबसे पहले हमें जितने भी हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज के अकाउंट है उनको राइट ऑफ करना है। तो उसके लिए हम एंट्री करते हैं बेटा टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। ठीक है, और यहां पे आपकी बैलेंस शीट की एसेट्स में जितनी भी वैल्यू दे रखी है, जिन भी एसेट्स की, किस किस की बेटा, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, प्लांट, लैंड, स्टॉक, डेटर्स और बीआर। आपको जितनी भी एसेट्स गिवन है बैलेंस शीट में, ठीक है, उन सबको आपको बुक वैल्यू पे राइट ऑफ करना है। क्योंकि हमारी पहली एंट्री क्या होती है बेटा, पहली एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। इसका मतलब है हमारी जितनी भी एसेट्स है उन सबको हमें बुक वैल्यू पे राइट ऑफ करना है। तो यहाँ पे आप इसका टोटल करेंगे और यहाँ पे इसको राइट ऑफ कर देंगे। कौन कौन सी वो एसेट्स है, ठीक है, वो बैलेंस है जो आपकी एसेट साइड में होंगे बट उसको हम रियलाइजेशन में नहीं लेके आएंगे, वो देख लीजिए। एक्सेप्ट कैश और बैंक, पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। बैलेंस शीट में इन चीजों को छोड़कर, ठीक है, इन बैलेंस को छोड़कर जितनी भी एसेट्स हैं वो सब आपको बुक वैल्यू पे राइट ऑफ करनी है। तो राइट ऑफ किस पे करनी बेटा? बुक वैल्यू पे। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे डेटर्स दे रखे बेटा बैलेंस शीट की एसेट साइड में 20,000, नीचे लिखा होता है लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000, तो 18,000 आपके अमाउंट के कॉलम में है। तो यहां पर जो डेटर्स हम राइट ऑफ करेंगे बेटा वो 20,000 से करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमें यहाँ पे दूसरा काम क्या करना है, देखिए जब हम बैलेंस शीट की असेट्स को राइट ऑफ करते हैं तो बेटा कई सारी असेट्स के अगेंस्ट कुछ प्रोविजन या रिजर्व होते हैं। नॉर्मली आपको दो क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस में दो वैल्यू मिलेंगी जिनके अगेंस्ट प्रोविजन या रिजर्व होते हैं। पहला होता है डेटर्स जिसके अगेंस्ट लिखा होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट जिसके अगेंस्ट हमने बना रखा होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो यहां पर जब हमने उन असेट्स को राइट ऑफ किया है तो बेटा उनके अगेंस्ट जितनी भी आपके प्रोविजन या रिजर्व है अब हमें उनको भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। और प्रोविजन या रिजर्व जो है बेटा क्रेडिट बैलेंस देते हैं तो उसको राइट ऑफ करने के लिए करेंगे डेबिट, और यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो उनको आप यहां पर ले आएंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया तो डेटर्स का 20,000 यहां लिखा है और 2,000 यहां पे आपको लिखना है, तो अपने आप ही 18,000 हो जाएगा और ये वैल्यू भी आप यहां पे रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है बेटा, हमने असेट्स राइट ऑफ कर दी। अब इसके बाद जो हमारी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज है जिनको हम आउटसाइड लायबिलिटीज है बेटा उनको राइट ऑफ करना है, क्योंकि रूल ये है सबसे पहले आप अपनी असेट्स को सेल करेंगे, रियलाइज करेंगे, और उनसे जो पैसा आएगा वो केवल थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को पे किया जाएगा, आउटसाइड लायबिलिटीज को पे किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। तो सन्ड्री लायबिलिटीज में क्या आ जाता है बेटा, क्रेडिटर्स लोन, सॉरी क्रेडिटर्स लोन। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, पार्टनर्स रिलेटिव लोन यहां आएगा। ठीक है, बीपी या फिर कोई और भी लायबिलिटीज है जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो सब यहां पे आप राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है, अब जितनी भी हमारी एसेट थी वो राइट ऑफ कर दी, जितनी हमारी लायबिलिटी थी हमने उनको भी राइट ऑफ कर दिया। अब हमें अपनी एसेट्स को सेल करना है बेटा, बेचना है। ठीक है, और हम अपनी एसेट्स को दो तरीके से रियलाइज कर सकते हैं, दो तरीके से बेच सकते हैं। एक हम उसको मार्केट में बेच दें, ठीक है, दूसरा हम क्या करेंगे, हम उसको किसी पार्टनर को दे सकते हैं। बट उससे पहले यहां पे आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि हमारा जो लायबिलिटी साइड में से है वो क्या क्या नहीं आएगा। यहां पे नहीं आएगा बेटा एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन, वो नहीं आता पार्टनर्स का लोन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये भी नहीं आएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस या जीआर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिपेंड ऑन द केस कि यहां पर आएगा या फिर नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो हमने सारी लायबिलिटीज राइट ऑफ करनी है एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व के बैलेंस की। ठीक है, हम पार्टनर्स लोन क्यों नहीं करते, क्योंकि पार्टनर्स को पेमेंट हम करते हैं सारी लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी पे करने के बाद अगर पैसा बचा तो। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और ये प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस या जनरल रिजर्व वगैरह दे रखा है, ये सब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं, पार्टनर्स को मिलने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से जो कैश और बैंक हम इसीलिए नहीं लेते क्योंकि कैश और बैंक का हम अलग से अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस है तो वो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी पार्टनर्स ही बियर करते हैं। ठीक है,
तो ये हमने बेटा अपनी एसेट्स और लायबिलिटी राइट ऑफ कर दी। मैंने आपको बता दिया क्या क्या हमें राइट ऑफ नहीं करना है। और ऑब्वियस सी बात है जो हमारी लायबिलिटीज है वो भी सब किस पे आएंगे बेटा, बुक वैल्यू पे हमें राइट ऑफ करनी है। किस वैल्यू पे राइट ऑफ करनी है, बुक वैल्यू पे। अब हमें अपनी असेट्स को रियलाइज करना है। तो जब हम असेट्स को रियलाइज करेंगे, मैंने बताया असेट्स हम दो तरीके से रियलाइज कर सकते हैं। एक उनको मार्केट में बेच दें, कैश और बैंक, ठीक है, पैसा आ जाए उसके बदले, या फिर हम किसी पार्टनर्स को वो असेट्स दे दें। तो यहां पर हमारी एंट्री होती है बेटा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसका मतलब हम रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है, या फिर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये सब किस पे होगा बेटा, एट रियलाइजेबल वैल्यू, जितने में वो आपकी एसेट्स रियलाइज हुई है। और ये सेम एंट्री रिकॉर्ड होगी बेटा रियलाइजेशन ऑफ असेट्स और अनरिकॉर्डेड असेट्स के लिए, ठीक है। चाहे आपकी रियलाइजेबल हुई हो आपकी जो असेट्स थी बुक वैल्यू में, बुक्स में, उसके लिए, या फिर कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स थी जिसका आपके पास रिकॉर्ड नहीं था, ठीक है, उसके लिए आपको सेम एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब हमारे पास पैसा आ गया बेटा, हमें क्या करना है, इनसे अपनी लायबिलिटी पे करनी है। अब लायबिलिटी पे करने की जो एंट्री होती है वो होती है बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, या फिर अगर कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ पे लायबिलिटी पे करता है तो उसकी एंट्री हम पास करते हैं बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा टू कैश या बैंक अकाउंट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहां पे भी बेटा ये सेम एंट्री पास होगी, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए, या रिलेशन एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। आपको सेम ही एंट्री पास करनी पड़ती है, चाहे आपकी बुक में जो लायबिलिटी दे रखी है वो पे किया है, या फिर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है वो पे की है, पार्टनर्स ने पे किया है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक आया है तो टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड को कंपेयर करना है। अगर मेरा क्रेडिट साइड जाता है तो ये होता है प्रॉफिट और रियलाइजेशन, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा बेटा रियलाइजेशन पे वो सब किसका होगा, पार्टनर्स का होगा, तो उनको हम उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हम लिखेंगे यहां पे टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर्स हैं बैलेंसिंग फिगर आप लिख के, ठीक है, ये उनमें ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है बेटा, ये उसमें ट्रांसफर कर दोगे। और ऐसे ही अगर हमारा डेबिट साइड ज्यादा है तो हम लिखेंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये भी आपका बैलेंसिंग फिगर ही होगा। और जितना भी लॉस है बेटा वो आप पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे, और यहाँ पे ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट बंद हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये था आपका रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। तो बेटा यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे बेटा जब हम लोग अपना रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो वो कौन कौन से पॉइंट है बेटा, देखिए पहला पॉइंट ये है, इफ there is no realization value of any assets is given,
then it will be treated as जीरो। तो इसको आप क्या ट्रीट करोगे? जीरो। इसका मतलब है अगर मान लीजिए जब हम लोग असेट्स को रियलाइज कर रहे हैं और किसी असेट्स की कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दे रखी है बेटा, तो उसे हमें जीरो मानना है। खासकर आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस है, गुडविल है, इनकी रियलाइजेबल वैल्यू क्वेश्चंस में नहीं दे रखी होती, जबकि इनको हम बैलेंस शीट में असेट्स के रूप में शो करते हैं। तो इनकी वैल्यू को हमें क्या मानकर चलना है? जीरो मानकर चलना है, अनटिल अनलेस उनकी वैल्यू आपको रियलाइजेबल के रूप में ना दे रखी हो। अगर किसी भी एसेट्स की कोई रियलाइजेबल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इट विल बी ट्रीटेड एज जीरो। सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ऐसे ही इफ देयर इज नो सेटलमेंट वैल्यू of a liability, then it means firm have to pay full amount for that individual liability। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए किसी लायबिलिटी की कोई सेटल वैल्यू नहीं दे रखी है कि कितने में वो लायबिलिटी हमने सेटल की है, तो उसकी हमें पूरी अमाउंट पे करनी है। बट यहीं पे अगर आप असेट्स की बात करो, उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू ना दे रखी हो, तो उसको हमें जीरो मानना है। ठीक है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी।